हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का संपादकीय देख रहे हैं। 8 देशों का संगठन क्या चीन का विकल्प बनेगा? जापान को रेयर अर्थ न देने के चीन के ताजा फैसले से सतर्क हुए यूएस ने 8 भरोसेमंद देशों के संगठन पैक्स सिलिका यानी सिलिकॉन और उस पर आधारित सेमीकंडक्टर और एआई में भारत सहित अन्य देशों को शामिल करने का फैसला किया है। उद्देश्य है रेयर अर्थ में चीन की चौधराहट खत्म करते हुए पैक्स सिलिका के सप्लाई चेन को मजबूत करना है। लेकिन अभी तक के आंकड़ों यानी ट्रेड की दुनिया में चीन की ताकत बताते हैं। चीन से व्यापार घाटा भारत के ट्रेड इतिहास में सर्वाधिक 100 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके विपरीत चीन का जो ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड 1.20 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, वह भी जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ असाधारण रूप से बढ़ा दिए हैं। यह सच है कि पिछले साल के मुकाबले अमेरिका को चीन का निर्यात घटा है, लेकिन उसकी भरपाई यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों ने की है। जो चीन पिछले 2-3 दशकों से दुनिया को सस्ते बल्ब, खिलौने, सेल, टॉर्च, दवाएं, मूर्तियां सप्लाई करता था, वह अब सोलर पैनल, बैटरी, रेयर अर्थ, हथियार और एआई मॉडल्स बेच रहा है। चीन ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी कब्जा शुरू किया है। यूएस मजबूर है क्योंकि लैपटॉप, एलईडी, विंड टरबाइन, जेट इंजन्स, ऑटोमोबाइल्स, एमआरआई में भी रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रयोग होता है, जिसकी 90% सप्लाई चीन करता है। अगला बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती से निपटने में सफल रहे हम। शशि थरूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद। इस सदी की शुरुआत तक हिंसक माओवादी विद्रोह की चुनौती काफी गहरा गई थी। रेड कॉरिडोर फैलता जा रहा था। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्दों में यह भारत के सामने सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन गया। लेकिन भारत इस चुनौती से निपटने में सक्षम साबित हुआ। रेड कॉरिडोर 2013 में 126 जिलों में फैल गया था, जो अब सिमट करके 11 जिलों तक रह गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि नक्सलवादी विद्रोह आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यह उस तरह की विनाशकारी हिंसा के चलते नहीं हुआ जैसी श्रीलंका ने 2009 में तमिल टाइगर्स को हराने के लिए अपनाई थी। न ही भारत ने उन क्रूर तौर तरीकों का सहारा लिया है जिनका इस्तेमाल पेरू में अल्बर्तो फुजीमोरी ने 1990 के दशक में सेंदरो लोमिनोसो गोरिल्लो को कुचलने के लिए किया था। भारत ने एक परिष्कृत रणनीति बनाई जिसमें विद्रोह के कारणों और परिणाम दोनों नतीजों को ध्यान में रखा। कहानी की शुरुआत होती है भूमिहीनता, आर्थिक वंचना और हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर दूर दराज के संसाधन समृद्ध वनों में रहने वाले आदिवासी आबादी की सरकारी सेवाओं तक पहुंच के अभाव की विरासत से होती है। इसने जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह को जन्म दिया और विद्रोहियों के माओवादी सैन्य रणनीतिक यानी जनयुद्ध को अपनाया। 2004 में विद्रोह के विभिन्न धड़ एकजुट होकर के सीपीआई माओवादी बने, जिसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना और एक नया जनवादी राज्य की स्थापना करना। दूरस्थ इलाकों में प्रशासनिक और सुरक्षागत शून्यों का लाभ उठाते हुए सीपीआई माओवादी ने इन जिलों में समानांतर
शासन का आभास दिया और स्वयं को पूंजीवादी शोषण के खिलाफ उत्पीड़ितों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उसे नए रंग रूट मिलते रहे, लेकिन संरक्षण का यह एजेंडा अक्सर हिंसा के जरिए आगे बढ़ाया गया और इसकी वित्तीय व्यवस्था लूट और उगाही से की गई थी। जून 2009 में सरकार ने सीपीआई, माओवादी और उसके सहयोगी संगठनों को आतंकवादी घोषित किया और गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। माओवादियों ने जवाब में हिंसा और तेज कर दी। 2010 में उन्होंने भारतीय अर्धसैनिक बलों पर सबसे घातक हमला किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 74 जवान और 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 3 साल बाद एक और हमले में उसी राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ले जा रहे काफिले को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। तत्कालीन यूपीए सरकार को एहसास था कि केवल दमन से काम नहीं चलेगा, एक ऐसे नए दृष्टिकोण की जरूरत है जो चुनौती के साथ साथ उन आर्थिक शिकायतों का भी सामना करे जो विद्रोह को पोषित कर रहे थे। यूपीए सरकार के द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को 2014 के बाद गति मिली और मोदी की नई सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक बहुस्तरीय रणनीति लागू की। सरकार ने पुलिस की क्षमताओं को मजबूत करने में भारी निवेश किया, आधुनिक हथियार, बेहतर संचार उपकरण और उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। इसके अलावा पहले से दुर्गम रहे इलाकों में सैकड़ों नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए, जिससे माओवादियों के तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र सिमटे और उनकी आवाजाही बाधित हुई। सरकार ने उगाही के नेटवर्क और अन्य अवैध आय स्रोतों पर भी प्रहार किया और केंद्रीय तथा क्षेत्रीय नेतृत्व को पकड़ने या निष्क्रिय करने का प्रयास तेज किया। साथ ही गरीबी उन्मूलन और विकास के प्रयास भी किए, लेकिन स्थायी समाधान के लिए प्रणालीगत बदलाव भी अनिवार्य है। सरकार को जल, जंगल और जमीन पर स्थायी समुदायों के अधिकार की रक्षा करनी होगी। आर्थिक विकास की परिभाषा को इस तरह से गढ़ना होगा कि वह पारंपरिक अधिकारों को सम्मान करे, साथ ही नए सिरे से अशांति के चक्र को जन्म देने से बचने के लिए शोषणकारी उपक्रम को आदिवासी इलाकों को रिमोट कंट्रोल से संचालित करने की कोशिश से भी बाज आना चाहिए। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है साइबर असुरक्षा। भारत में साइबर धोखाधड़ी नहीं थम पा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? वर्तमान सरकार में समय में इस अपराध की इतनी स्वरूप है कि पीड़ित व्यक्ति ठगों की साजिश को एक बार भी समझ नहीं पाता, वो जीवन भर कमाई लुटा बैठता है। यही वजह है कि सब साइबर अपराधी हर वर्ष लोगों को करोड़ों की चपेट लगा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच ने दावोस बैठक से अपनी वार्षिक जोखिम रिपोर्ट में भारत में बढ़ती इस साइबर असुरक्षा को लेकर आगाह किया है। मंच ने गलत सूचना और भ्रामक जानकारियों के प्रसार पर भी चिंता जताई है। वहीं भारत के मामले में एक अध्ययन ने भी शीर्ष 5 जोखिमों की पहचान की है, जिनमें साइबर असुरक्षा को विशेष रूप से शामिल किया गया। दरअसल देश में इस असुरक्षा के लगातार बढ़ते जाने की एक बड़ी वजह यह है कि ठगों ने देश से लेकर विदेश तक अपना जाल बिछा लिया है। इस लिहाज से यह न सिर्फ तकनीकी समस्या है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है। चिंता की बात यह है कि हम साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए निगरानी तंत्र आज तक मजबूत ही नहीं कर पाए हैं। नागरिकों को डिजिटल साक्षरता का अभाव दिखता है। एक गंभीर समस्या डिजिटली रूप से बदले गए वीडियो और चित्रों के लिए आज नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसको लेकर भी विश्व आर्थिक मंच ने चिंता जताई है
कि ऐसे कई विवादित वीडियो सामने आ चुके हैं। अगर साइबर अपराधियों का हौसला बड़ा है तो यह व्यवस्था ही की खामी है। हैरत की बात है कि अपराधियों के संजाल तक पहुंचने की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में साइबर असुरक्षा लगातार बढ़ती चली गई है। आखिर क्या कारण है कि हम धोखेबाजों के असल ठिकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? भारत में इस असुरक्षा का जोखिम इसलिए भी गहरा है क्योंकि लोगों के पास सजगता और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने जैसे सीमित विकल्प हैं। दो राय नहीं है कि अब सरकार को सख्ती बरतनी होगी और साइबर अपराध के संजाल को तोड़ने का वक्त आ गया है। अगला ये एडिटोरियल रहेगा अपना हिंदुस्तान.com का, बंगाल से मांगा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री बनर्जी और राज्य पुलिस को नोटिस जारी करते हुए व्यवस्था की एक त्रासद पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। बीते सप्ताह कोलकाता में IPAC के दफ्तर में ईडी ने छापामारी की थी, जिसे रोकने या प्रभावित करने की कोशिश खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। ऐसी कोशिश क्यों हुई, इसकी CBI जांच की मांग ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में की और न्यायालय ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया। यह बात सर्वविदित है कि छापेमारी के समय मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना और स्वयं ही कुछ कागजातों या सबूतों को अपने साथ ले जाना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। न्यायालय में एक बड़ा सवाल उठा है कि राज्य की एजेंसी या केंद्रीय एजेंसी को किसी गंभीर आरोप की जांच करने से रोक सकती हैं। अगर नहीं रोक सकती तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्हें अदालत में यह बताना होगा कि या साबित करना होगा कि राज्य की एजेंसी अचानक किसी केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल दे सकती है। विशक जांच में दखल की सीमा तय करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब स्वार्थ की सियासत तेज होगी तब ऐसे अनेक मौके आएंगे जब एजेंसियां आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में यह तय करना जरूरी होगा कि कौन सा जांच एजेंसी किस जांच एजेंसी के काम में दखल दे सकती है। इस पूरे मामले को सिर्फ सियासी नजरिए से देखना नहीं होगा, इसमें संवैधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कोलकाता में जो अभूतपूर्व स्थिति बनी उसका सही पटाक्षेप होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की पीठ ने ईडी की याचिका को गंभीरता से लिया है। हालांकि न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से पूरी कोशिश रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस को किसी प्रकार का नोटिस जारी न हो। इस कोशिश के जवाब में बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कह दिया है कि इस मामले की जांच जरूरी है ताकि अपराधियों को राज्य की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिल सके। लगे हाथ अदालत ने ईडी के लिए भी कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनाव कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वाकई हमें ऐसे सभ्य लोकतंत्र को ओर बढ़ना चाहिए जहाँ किसी भी सरकारी जांच एजेंसी के सियासी इस्तेमाल को अपराध माना जाए। ऐसी एजेंसियों का काम देश में अपराध रोकना है। अगर एजेंसियां सियासी पार्टियों के बचाव में खड़ी होने लगेंगी तो हमारी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। खासकर अब चुनाव पास में है, तब एजेंसियों को बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में एजेंसियां पर आरोप लगाने की गलत परंपरा रही है, लेकिन ऐसी परंपरा का पटाक्षेप तभी हो सकता है जब एजेंसियां भी पारदर्शिता से काम करें। कोलकाता में यह हुआ कि ईडी को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी और बंगाल पुलिस को राज्य में सत्तारूढ़ दल के से देखा जा रहा है। ईडी का काम आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाना है और सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना है कि ईडी अपने कर्तव्य का पालन करने
कानून को दायरे में करे। अगर किसी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता है तो सियासी दल देश की सही मायने में सेवा कर पाएंगे। अब आज जाऊँ फिर। अमेरिका में भारतवासियों की नई परीक्षा। फ्रैंक एफ इस्लाम, अमेरिकी उद्यमी और समाजसेवी। पिछले 3 दशकों में भारतवंशियों ने अमेरिका के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर अपना अलग मुकाम बनाया है। भारतवंशी समुदाय आज यहाँ के स्वास्थ्य सेवा, वित्त, अकादमिक और इन सबसे बढ़कर सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रभावकारी भूमिका अदा कर रहा है। अमेरिका में बाहर से आकर बसे समुदायों में भारतीय सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समुदाय है। इस समुदाय के 75% से अधिक लोगों के पास स्नातक और सबसे ऊंची डिग्री है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ से लेकर के सिलिकॉन वैली के $1 अरब से ज़्यादा वाली यूनिकॉर्न स्टार्टअप के संस्थापक तक, डायरेक्ट डॉक्टर्स, प्रोफेसर से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक इतने बड़े पैमाने पर इस समुदाय की उपस्थिति है। तब इसको सामान्य बात मान लिया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की राजनीति को अपने प्रशासन का मूल मंत्र बनाया तो बहुत कुछ यहाँ बदला सा नजर आने लगा। ट्रंप समर्थक न सिर्फ अवैध रूप से रहने वालों को निशाना बना रहे, बल्कि उन्होंने अति कुशल अप्रवासियों के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया। इसका दुष्प्रभाव भारतवंशियों पर सर्वाधिक पड़ा और भारतीयों के लिए दशकों से अमेरिका आने का सबसे सुगम रास्ता H-1B वीजा कार्यक्रम रहा। कुल H-1B वीजा का लगभग 70% भारतीयों को ही मिलता रहा है। ये भारतवासी ठीक ठाक आबादी हो गई। अमेरिका में 1990 में 8,15,000 भारतीय थे, जो अब 50 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अभियान में ट्रंप भक्तों के साथ वामपंथियों का एक गुट भी शामिल है। इस समूह का तर्क है कि H-1B वीजा प्रणाली अमेरिकी नौकरियां चुराती है, भारतीय कंसल्टिंग फर्म सिस्टम में हेरफेर करते हैं और कई कर्मचारी निम्न स्तर के हैं। हालांकि नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी और बुकिंग इंस्टीट्यूशन समेत लगभग हर एक बड़े संस्थानों के अध्ययन में इन आरोपों का खंडन किया गया है कि जिन भारतवंशी पेशेवर को यहाँ एक समय मॉडल अल्पसंख्यक के रूप में पेश किया जाता था, उसी समुदाय को अब एक आर्थिक खतरे और सांस्कृतिक आक्रांता का पर्याय बनाया जा रहा है। पिछले 1 साल में दक्षिणपंथी मीडिया व सोशल मीडिया में टेक कॉरिडोर में घर की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर के समावेशीकरण में आई कमी तक हर बात के लिए भारतवंशियों को दोषी ठहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ट्रंप समर्थकों के द्वारा वायरल किए जा रहे मीम में भारतीय किराना स्टोर से लेकर के हिंदू परिवारों तक हर चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोष्टकों में खरीदारी जैसे उपभोक्ता आदत को नस्लवाद और संकीर्ण सामुदायिक आर्थिक व्यवहार की सबूत के तौर पर पेश कर उनका उपहास उड़ाया जाने लगा है। रेमिटेंस को अब पूंजी पलायन कहकर इस पर सवाल उठाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जारी आउटसोर्सिंग विरोधी बयानबाजी में भारतीय कॉल सेंटर्स को उदाहरण के तौर पर रखा जा रहा है। इन सबसे बड़ा यह है कि भारतवंशियों को अब बुजुर्ग अमेरिकियों को धोखा देने वाला बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि एक ऐसा समुदाय कभी अजय सा महसूस करता था, अपनी स्थिति को वापस कैसे पाए। इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि भारतवंशियों को धीरज रखना चाहिए
यह एक कठिन राजनीतिक दौर है जो आज नहीं तो कल बीत जाएगा। अप्रवासी विरोधी भावना अमेरिका तक सीमित नहीं है। पूरे यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया के कुछ हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़े हैं जो आर्थिक विस्थापन, जनसंख्या की परिवर्तन और सांस्कृतिक चिंता के डर से प्रेरित हैं। ऐसे चक्र स्थायी नहीं होते, वे चरम पर पहुंचते हैं फिर कम हो जाते हैं। इसलिए भारतवंशियों को अमेरिका के मौजूदा व्यवहार को दुश्मनों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। दूसरा, भारतवंशी समुदाय को अपनी सफलता की कहानी तथ्यात्मक रूप से बतानी चाहिए। अमेरिका में डॉक्टरी के पेशे से जुड़े लोगों में भारतवंशियों का हिस्सा लगभग 8% है। किसी भी अप्रवासी समूह के मुकाबले सबसे ज़्यादा तेजी से स्टार्टअप शुरू करने वाले भारतवंशी ही हैं। वो हर साल टैक्स, अनुसंधान और नवाचार में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। तीसरा, भारतवंशियों को अपना राजनीतिक जुड़ाव गहरा करना है। 24 की विरोधाभासों में यह भी रहा कि एक तिहाई से ज़्यादा भारतवंशियों ने ट्रंप को उनके खुले तौर पर अप्रवासी भारतीय बयानबाजी के बावजूद वोट दिया। असल में इनमें से कई वह गलत धारणा पाल बैठे थे कि दौलत उन्हें नस्ली विद्वेष से बचा लेगी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उनमें सियासी फजा तेजी से बदल सकती है। आज की उद्यमी कल बलि का बकरा बन सकते हैं। इसलिए भारतवंशी इससे सबक लें और अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर वोट दें। भारतीय अमेरिकियों के पास अब कांग्रेस, राज्य विधानसभाओं से लेकर नगर परिषदों और स्कूल बोर्ड के नेताओं तक रिकॉर्ड संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। यह प्रतिनिधि लगातार बढ़ना चाहिए। आखिर में हमें सिर्फ पेशेवर जीवन में नहीं बल्कि नागरिक जीवन में भी फिर से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतवंशी आर्थिक क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन नागरिक क्षेत्र में भी पीछे हैं। स्थानीय आयोजनों, स्कूल्स बोर्डों, सामुदायिक सेवाओं और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान में बहुत कम भाग लेते हैं। यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। नागरिक स्तर पर जुड़ाव से विश्वास बनता है और रूढ़िवादिता खत्म होती है। ये भी क्षेत्र भी हैं जहां अप्रवासी समूह ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी ताने बाने में अपनी जगह बनाते हैं। यह समुदाय कितना भी प्रभावी क्यों न हो जाए, खामोशी उसकी हिफाजत नहीं कर सकती है। भारतवंशी आज अमेरिका में ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। यह परिस्थिति है कि राजनीतिक सत्ता द्वारा बढ़ाएगा सांस्कृतिक संदेह। भारतवंशियों के मन में आज यह बात उठ सकती है कि पीछे हट जाएं, शांत रहकर समय का इंतजार करें या उम्मीद करें कि यह पल गुजर जाएगा। लेकिन इसकी उल्टा करने की जरूरत है। यही वह समय है जब हमें अधिक मजबूती से खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ज़्यादा भागीदारी करनी चाहिए। हमारे गांवों में अच्छे बदलावों से हो मौन क्रांति। गिरीन्द्र नाथ झा ग्रामीण पत्रकार हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों के ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए इन दिनों जो चीज़ सबसे अधिक ध्यान खींच रही है वह है पंचायतों में विकास। ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा बदलाव मौन तरीके से है। यदि आप भी अपने आसपास की पंचायतों पर निगाह डालेंगे तो एहसास होगा कि सरकार की ग्रामीण योजनाएं आसानी से ग्राम तक पहुंच रही हैं और बदलाव हो रहा है। एक ऐसा वक्त था जब ग्रामीण विकास का काम हाथ से बनी रिपोर्टों, व्यक्तिगत राय और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर चलता रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी करने की शुरुआत की है। यह एक नया तरीका है जिसमें आप अपनी पंचायत का रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। वह सूचकांक पारदर्शी आंकड़ों पर आधारित होता है और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा है। हाल ही में बिहार की पूर्णिया जिला स्थित जुनी कला पंचायत में इस लेखक ने एक बोर्ड देखा जिस पर बाल हितैषी पंचायत लिखा था। दरअसल पंचायत में बच्चों के अधिकार, विकास
सुरक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बाल हितैषी पंचायत नाम से एक योजना है और इस पंचायत का इसके लिए चयन हुआ था। पंचायत ने अच्छा काम किया, फिर इसकी प्रवेश सीमा पर यह बोर्ड लगा दिया गया। इन सब के पीछे PAI ही है। इस इंडेक्स के कारण कई पंचायत इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहती हैं कि भी विकास के मापदंड पर कहीं नीचे न चला जाए। महाराष्ट्र गुजरात में भी कुछ ऐसा देखा। वहाँ पंचायत प्रमुख सजग रहते हैं उनकी पंचायत को कम अंक न मिल जाए। उत्तर प्रदेश में तो इसके लिए राज्य स्तर पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की सबसे सकारात्मक रिपोर्ट जो पढ़ने को मिली वह महाराष्ट्र से है। वह एक पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत में कम अंक मिलने के बाद CCTV कैमरे और सड़क की बत्तियां लगवाईं। वहीं गुजरात की एक गांव ने स्वच्छ और हरित पंचायत में पीछे रहने पर तुरंत सफाई अभियान छेड़ दिया। अब देश अलग अलग हिस्सों की पंचायत प्रमुखों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि इस इंडेक्स के कारण उन्हें अपनी पंचायतों की अच्छाई और कमियां साफ दिखती हैं। वो जल्द ही सही कदम उठाने को तत्पर होते हैं। कई पंचायतों में इसके अंक देखकर तत्काल सुधार काम शुरू है, फिर चाहे वह काम संस्थागत प्रसव से जुड़ा हो या कचरा प्रबंधन से या फिर पानी की किल्लत से हो। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की शुरुआत पंचायत राज मंत्रालय ने की है। यह देश का पहला ऐसा ढांचा है जो ग्राम पंचायतों की प्रगति को ठोस मापदंडों से मापता है। स्वच्छ स्वास्थ्य, शासन, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण जैसे अहम क्षेत्रों में 9 थीमों में बटा गया है। ये थीम संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने से बनी है। सीधी बात यह है कि राष्ट्रीय लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब गांवों में काम होगा और यही पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इसी प्रगति को नापने का ठोस तरीका है। बिहार बंगाली सीमा पर स्थित एक पंचायत में इस इंडेक्स पर चर्चा करते हुए कुछ लोग मिले जो मुझे 2015 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया मिशन की याद आ गई। आज जिस तरह से हम इस इंडेक्स पर बात कर रहे हैं, ठीक ऐसी ही बात है 2015 में डिजिटल इंडिया में गांवों की भूमिका को लेकर भी होती थी। तब गांवों में फाइबर केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की बात हो रही थी और आज देखिए गांव गांव में इंटरनेट ने दस्तक दी दी है। यहाँ मुझे महात्मा गांधी की एक उक्ति याद आती है। उन्होंने कहा था, अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर दूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। यूं कहिए, न तो कोई पहला होगा न आखिरी। वास्तव में गांधी जी मानते थे कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे अनेक काम दिखाएगा जो हिंसा से कभी नहीं हो सकते थे। सुखद है और सकारात्मक संवाद से स्थानीय लोग अपनी पंचायत के सतत विकास में भागीदार बन रहे हैं। ये जो इंडेक्स आता है पंचायत से संबंधित, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इससे संबंधित बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। इस पे बताया गया, हालांकि सच्चाई इसमें नहीं बताई गई है, सच्चाई और कुछ रहती है यदि ग्रामीण स्तर पर जाते हैं अपन तो। यहाँ पे केवल क्रीम के बारे में बात की गई है। और इससे पहले ये जो आर्टिकल देखा है, अमेरिका में भारतवंशियों की नई परीक्षा है, इलेक्शंस एंड यहाँ पे जो पॉलिसी अभी बदली है, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की राजनीति की जो नारा से शुरुआत की थी दूसरे कार्यकाल की, और बंगाल से मांगा जवाब, इसमें ईडी से संबंधित बात की गई है और जनसत्ता का साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बात की जाती है, जो कि सबसे बड़ा एक पेचीदा मामला है। और एक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।